हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न हम सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत आसानी से ये सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे और हमें बहुत आसान लगने लगेंगे। इसलिए आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कालिदास ने काव्य कला का आरंभ ऋतु वर्णन परक यूं इस लघु काव्य ऋतुसंहार से किया है। ऋतुसंहारम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। यह ऋतुसंहारम 197 श्लोक है। इसमें जो ये ऋतुसंहार है कालिदास की रचना है और ये लघु काव्य है। ऋतुसंहारम लघु काव्य है। 197 श्लोक हैं इसमें और यह खंड काव्य 6 सर्गों में विभक्त है। ऋतुसंहारम 6 सर्गों में विभक्त है। ऋतुसंहारम कालिदास की लघु जो है लघु काव्य है और यह इसमें 197 श्लोक हैं। ये खंड काव्य है और 6 सर्गों में विभक्त है। ये खंड काव्य 6 सर्गों में विभक्त है। ऋतुसंहारम कालिदास की रचना है और यह 6 सर्गों में विभक्त है। ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करके ये जो ऋतुसंहारम है इसमें ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होता है और 6 ऋतुओं का इसमें 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और इस ऋतुसंहारम के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। कुमारसंभवम कालिदास की अंतिम कृति है। कुमारसंभवम कालिदास की अंतिम कृति है और शिव पार्वती के विवाह से कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की पौराणिक ये कथा वर्णित है। किसमें? कुमारसंभवम में शिव पार्वती के विवाह से लेके कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की पौराणिक कथा वर्णित है। कुमारसंभवम भी कालिदास की रचना है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध की पौराणिक कथा वर्णित है। वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रंथ में 17 सर्ग है। जो ये वर्तमान में इस समय कुमारसंभवम में 17 सर्ग है, किंतु ये महाकाव्य की पूर्णता से संबंध में अनेक विद्वानों की धारणा है कि इस कृति प्रारंभ में 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित है। जो कुमारसंभवम में 8 सर्ग है वो कालिदास द्वारा रचित है और 8 सर्गों की टीका मल्लिका नाथ द्वारा की गई है और इसके आगे जो आगे के सर्गों की जो टीका है वो मल्ली नाथ द्वारा की गई है। कुमारसंभवम भी कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। कालिदास द्वारा रचित यह नाटक है। विक्रमोर्वशीयम यह नाटक है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यह 5 अंकों का नाटक है। 5 अंकों में 165 श्लोक है। 5 अंकों में 165 श्लोक है। इस नाटक में पुरूरवा और उर्वशी नायक नायिका का प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। पुरूरवा और उर्वशी के कथा का वर्णन किया गया है। इस नाटक को कलात्मक पूर्णता नहीं मिली है क्योंकि कालिदास की नाट्य कला की प्रतिभा का पूर्णांत जो निदर्शन है वो केवल अभिज्ञान शाकुंतलम में है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है कालिदास का उसमें इसमें पूरी कला मिली है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित नाटक है। इसमें कुल 7 अंक हैं और यह प्रशंसनीय कृति है। यह नाटक महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है यह महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है। इस नाटक में दुष्यंत शकुंतला के प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इस नाटक में दुष्यंत शकुंतला के प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास द्वारा रचित है। यह नाटक है। यह 5 अंक का नाटक है। मालविकाग्निमित्रम भी 5 अंक का नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का है, जबकि मालविकाग्निमित्रम ये 5 अंक का है और विक्रमोर्वशीयम भी 5 अंक का है। विक्रमोर्वशीयम ये 5 अंक का है
और मालुकाग्निमित्रम नाटक भी 5 अंक का है। और इसमें 96 श्लोक हैं। इस जो मालुकाग्निमित्रम है इसमें 96 श्लोक हैं। इस नाटक में सुकवंश के राजा अग्निमित्र तथा मालविका नाम की विदर्भ राजकन्या का प्रणय कथा वर्णित है। इस मालुकाग्निमित्रम में राजा अग्निमित्र तथा मालविका नाम की जो विदर्भ राज की कन्या है प्रणय कथा वर्णित है। यह रचना नाट्य कथा की दृश्य सर्वोत्कृष्ट रचना है। नाटक के सभी पात्र, घटनाएं तथा अवस्थाएं एक ही उद्देश्य अग्निमित्र एवं प्रणय सिद्धि की पूर्ति में हुई है। मालुकाग्निमित्रम ये 5 अंक का नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया मालुकाग्निमित्रम नाटक है। मालुकाग्निमित्रम नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास द्वारा लिखा गया है। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण के जो रचनाकार हैं वो आचार्य विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ हैं। श्रृंगार तिलकम में कितने परिच्छेद हैं? 3 परिच्छेद हैं। श्रृंगार तिलकम में 3 परिच्छेद हैं। साहित्य दर्पण विभक्त है परिच्छेदों में। जो साहित्य दर्पण है वो विभक्त है परिच्छेदों में। साहित्य दर्पण में परिच्छेद हैं 10। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? तो 10 परिच्छेद हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। काव्यालंकार ग्रंथ के लेखक हैं रुद्रट। काव्यालंकार ग्रंथ के लेखक हैं रुद्रट। यमक में 2 पदों का प्रयोग किया जाता है 2 बार। यमक में दो पदों का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तो 2 बार किया जाता है। श्लेष में भेद होते हैं 2। श्लेष में कितने भेद होते हैं? तो श्लेष अलंकार में 2 भेद होते हैं। जो उपमा देने योग्य हो वह होता है उपमेय। जो उपमा देने योग्य होता है वह कौन होता है? तो वह उपमेय होता है। जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ अलंकार होता है श्लेष। जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति जताई जाती है तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो विभावना अलंकार होता है। जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार होता है। जब हेतु होने पर भी फल का अभाव बताया जाता है तब अलंकार होता है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार होता है। शब्द शक्ति होती है 3। शब्द शक्ति कितनी होती है? 3 होती है। शब्द के प्रकार होते हैं 3। शब्द शक्ति होती है 3 और शब्द के प्रकार होते हैं 3। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो अलंकार रूप में माना है। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो अलंकार रूप में माना है। विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य में रस की स्थिति है आत्मा। विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य में रस की जो उत्पत्ति है वो है आत्मा। काव्य की उत्पत्ति है वह है आत्मा। आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है रीतात्मा काव्यस्य। रीतात्मा काव्यस्य। सांकेतिक अर्थ का बोधक शक्ति है अमिधा। सांकेतिक अर्थ का बोधक शक्ति है अमिधा। गंगया घोषा का लक्ष्यार्थ है गंगा तटे घोषा है। गंगा तटे घोषा है। सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? तो नाटक के समान है। वीथी क्या है? वीथी रूपक है। नाटक का वृत्त होता है ख्यात। नाटक का जो वृत्त होता है वो क्या होता है? तो ख्यात होता है। नाट्यगत संधि है मुख। नाट्यगत संधि होती है मुख। ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण है ध्वनियों का परिवेश। ध्वनि परिवर्तन का ब्राह्मण कारण है सहजीकरण। ध्वनि परिवर्तन का बाहरी कारण है सहजीकरण। वैदिक संस्कृत साहित्य में मूल ध्वनियाँ हैं 52। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं 52 जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर निर्वात बाहर निकलती है वह है स्वर। ध्वनि नियम नहीं है धातु नियम। ध्वनि नियम नहीं है धातु नियम। रोमन लिपि है ध्वनि लिपि। रोमन लिपि है ध्वनि लिपि। ग्रीक लिपि में चिन्ह है 24। ग्रीक लिपि में जो चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं? 24 चिन्ह होते हैं। महाप्राण ध्वनि नहीं है चा। महाप्राण चावड़ नहीं है क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है।
कुशल उदाहरण है अर्थ विस्तार का, कुशल उदाहरण है अर्थ विस्तार का। भाषा का प्रारंभ होता है ध्वनि से, भाषा का प्रारंभ होता है ध्वनि से, भाषा का जो प्रारंभ होता है वह ध्वनि से होता है। संचारी भावों की कुल संख्या है 33, संचारी भावों की कुल संख्या है 33। लक्षणा के कुल भेद है 80, लक्षणा के कुल भेद है 80। ध्वनि परिवर्तन के कारण है 2। रस के प्रमुख अंग हैं 3, रस के प्रमुख अंग हैं 3। रस के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। रस के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम है तो शिक्षा। संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम है शिक्षा। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5, अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5। किस यंत्र में कृत्रिम ताल का प्रयोग किया जाता है? तो पैलेटोग्राफ में। आवृत्ति एवं उच्चारण समय का बोधक यंत्र है स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। ब्रह्मा प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम है अघोष, ब्रह्मा प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम है तो अघोष। ब्रह्मा प्रयत्न नाद का दूसरा नाम है घोष, ब्रह्मा प्रयत्न नाद का दूसरा नाम है घोष। शा ध्वनि वर्ग है संघर्षी, शा ध्वनि वर्ग है संघर्षी। अंतस्थ का दूसरा नाम है अर्धस्वर, अंतस्थ का दूसरा नाम है अर्धस्वर। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियाँ कितने वर्गों में विभक्त है? तो 5 वर्गों में। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियाँ कितने वर्गों में विभक्त है? तो 5 वर्गों में। का घोष रूप है गा, का घोष रूप है गा। आ कौन सा स्वर है? तो केंद्रीय स्वर है। आ कौन सा स्वर है? तो केंद्रीय स्वर है। ऊ और ऊ कौन सा स्वर है? तो पश्च स्वर है। बड़ा ऊ कौन सा स्वर है? तो पश्च स्वर है। ऐ कौन सा स्वर है? तो अर्धविवृत है, अर्धविवृत है। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की किस शैली में विकसित है? तो उत्तरी लिपि में। रोमन लिपि क्या है? ध्वनि लिपि है, रोमन लिपि ध्वनि लिपि है। अरबी लिपि किस लिपि में उद्धृत मानी जाती है? तो शामी लिपि में। अरबी लिपि किस लिपि में उद्धृत मानी जाती है? तो शामी लिपि में। विवृत किसकी संज्ञा है? स्वर की। विवृत जो है वो किसकी संज्ञा है? तो स्वर की संज्ञा है।